हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1 ज्योग्राफी क्लास 9 to 10 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 21/8/2023 को हुआ था। इस वीडियो में आपको मिलेगा वही सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। साथ ही साथ हम डिस्कस करते चलेंगे कि ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें। अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्योंकि यह एनालिसिस नहीं, आपकी तैयारी का रोड मैप है। चलिए, सबसे मिलेगा पहले आपको पार्ट वन में क्या है, जनरल स्टडी के कुल 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं और ये सभी के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है। इस बार मिलेगा आपको पार्ट 2, जिसमें इतिहास से 40 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद मिलेगा ज्योग्राफी, जिसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, ज्योग्राफी को एनालिसिस करना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी का पहला सवाल क्या पूछा गया था। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर के इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स को बनाइए, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता रहता है। ठीक है, लगेगा जैसे सेम क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास टेंथ तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इन एग्जामों में। ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन का पैटर्न लगभग मिलता जुलता दिखाई देगा, खास करके जिनका सब 6 to 8 है। अगर आपका 6 to 8 है और वहाँ पे अगर आप एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले रखे हैं ना, तो दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जरूर लीजिएगा, मेरे कहने के अनुसार। बाकी आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज्योग्राफी के साथ अगर आप इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहाँ पे पूछा गया था, पहला सवाल पूछा गया था, भारत में असुरक्षित प्रजाति है, कौन सा है? एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन, काला हिरन, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त में से एक से अधिक भारत में असुरक्षित प्रजाति है। भारत में बात करें असुरक्षित प्रजाति के बारे में, तो गंगे डॉल्फिन, काला हिरन, एशियाई जंगली कुत्ता, ठीक है, ब्राउन बियर याद रखिएगा, गौर याद रखिएगा, अंडमान रैट भी है, एशियन गोल्डन कैट भी है, 4 सींग वाला जो मृग होता है। ये सभी हमने जितना भी नाम लिया, ये सभी भारत में सुरक्षित प्रजाति के उदाहरण हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये गंगे डॉल्फिन के बारे में, कि गंगे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, कब? याद रखिएगा डेट, 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा गया था। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का कारण क्या है? भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि पूछा है प्रमुख कारण, तो ये हो जाएगा कृषि का विस्तार। ठीक है, ना कि रेल और वानिकी, वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी तो होगा ही नहीं। रेल ह्रास का कारण है लेकिन प्रमुख कारण नहीं है, इतना इससे नुकसान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विकल्प, कृषि का विस्तार। ठीक है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण कृषि का विस्तार है। भारत में वन संसाधनों की कमी के कारण लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, औषधियाँ, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि जैसे वन उत्पादों का व्यापक उपयोग करने से ह्रास हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? सवाल है, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? विकल्प में है बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, तवा मत्स्य संघ, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करें पारिस्थितिक खेती होता क्या है, तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक कृषि प्रणाली में पारिस्थितिक तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है और ये कृषि के सतत विकास को दर्शाता है। ठीक है। अब बात करें विकल्पों के बारे में। फर्स्ट विकल्प में दे रखा है बीज बचाओ आंदोलन। ये क्या है? तो याद रखिएगा, यह आंदोलन परंपरागत बीजों के विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन
ये परंपरागत बीजों की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1980 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून, विजय जरधारी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, हेवल घाटी क्षेत्र में ये यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। इसके बाद नवधान्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये नवधान्य आप देखेंगे तो ये इनका 1980 के दशक में आप देखेंगे कि ये शुरुआत किया गया था। ये क्या था? तो ये जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती के लिए एक आंदोलन था। ये जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती के लिए एक आंदोलन था। ये 1980 के दशक में किया गया था, वंदना शिवा के द्वारा किया गया था, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात है तवा मत्स्य संघ के बारे में। तो तवा मत्स्य संघ ये आप देखेंगे कि ये इसकी जो स्थापना हुई थी, मछुआरों की एक सहकारी समिति थी ये, और इस संघ के द्वारा निजी ठेकेदारों को दिया गया मछली पकड़ने के ठेका के विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो इसका पारिस्थितिकी खेती से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों का देखेंगे संबंध पारिस्थितिक खेती से ही संबंध है, अर्थात विकल्प नंबर आप देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे तो ये क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लास 10th के बुक से दिया हुआ है। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो क्लास 10th के बुक से ही दिया गया है। अगर आप क्लास 10th का NCERT बुक अगर आप कवर कर लेते हैं पूरा लाइन बाय लाइन, तो मुझे लगता है कि 60 से 70% आप कवर कर लेंगे। ठीक है, लगभग क्वेश्चन क्लास 10th के बुक से। और अगर आप मेरा सीरीज जब देखे होंगे कि आप जानते हैं, तो वहाँ देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा, आपको वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो दिए गए विकल्पों में से आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए सही होगा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को ये कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, अच्छा आपके लिए एक जानकारी कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये DVC है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट को या परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, चलिए तो लेते हैं अगला सवाल। बाकी ये तो पता होगा ही कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात के राज्य में नर्मदा नदी पर ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि विकल्प भी दे रखा है, इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब BPSC ने विकल्प नंबर ई को दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस सवाल का सही जवाब होगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों होगा, अर्थात तो विकल्प नंबर डी इसका सही होना चाहिए। क्यों? देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। देखिए जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाने के कारण उनकी जल भंडारण क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे भारी बारिश के दौरान क्या होता है कि पानी नहीं रोक पाते और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो भयावह हुआ ना, तो ये तो विकल्प सही दिख रहा है। इसके बाद है अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना। ठीक है, तो जब जलाशय भर जाते हैं या अत्यधिक वर्षा होती है तो बांध से के सुरक्षित बनाए रखने के लिए अधिकारियों को पानी छोड़ना पड़ता है, जिससे निचले इलाकों में भयावह बाढ़ आ जाती है। ये भी सही दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए डी विकल्प। वैसे बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन विकल्प नंबर 1 और 2 ए और बी दोनों सही होना चाहिए, विकल्प नंबर डी सही होना चाहिए। BPSC ने इसका सही जवाब दिया है विकल्प नंबर ए। ठीक है, आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनन द्वारा अनिवार्य कर दिया है। यह भी क्लास 10th के बुक में मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी के बुक में। ठीक है, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छी तरीके से हमने वहाँ पे पढ़ा रखा है। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ये देश का प्रथम राज्य है जिन्होंने वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, मेघालय में भी देखेंगे तो यहाँ भी ये प्रचलित है, शिलोंग में, जो कि मासिन राम से 55 से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
जहाँ पे वर्षा जल संचयन को वहाँ पे लोग वहाँ पे प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु इसका सही आंसर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली कहानी मैं बता रहा था कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग इतना प्रतिशत हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही हो पाती है। मतलब ये है कि यहाँ पर भी ये व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। ठीक है, शिलोंग में, लेकिन तमिलनाडु में अनिवार्य है कानूनी रूप से। ठीक है, देखिए तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे हमने रोचक तथ्य हो गया, एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, या फिर जो कि आप जानते हैं सीरीज वाला, हमने एक बहुत अच्छे तरीके से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा कवर करके आप लोगों को सीरीज बना कर अपलोड कर दिए हैं। उसको जरूर देख करके जाइएगा एग्जाम से, विश्वास कीजिए बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हम बताते हुए वहाँ पे चले हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में खालिस्तान उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। किसका? चावल का, कपास का, गन्ना का, एक से अधिक का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्पादन का में देखेंगे कि भारत दूसरा स्थान पर था या दूसरा बड़ा देश था। ठीक है, कृषि रिपोर्ट 2017 का जब रिपोर्ट देखेंगे तो भारत जो है ना, ये चावल और गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। क्या था? भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब भी बीपीएससी ने ए विकल्प को दिया है, लेकिन मुझे लगता है इस सवाल का जवाब भी सही आंसर होना चाहिए डी विकल्प। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये सभी किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार किए गए थे। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होना चाहिए। सबसे पहले बात करें यहाँ पे भूमि सुधार के बारे में, तो इसका उद्देश्य था भूमि स्वामित्व, भूमि पुनर्वितरण और किराएदारी अधिकारियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। इन सुधारों को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि किसानों के पास सुरक्षित भूमि, स्वामित्व और कृषि भूमि तक पहुँच हो, जिससे अंततः उन्हें लाभ पहुँचे। ठीक है, वही बात करें ग्रामीण बैंकों का निर्माण, तो ग्रामीण बैंकों का निर्माण, जिन्हें ग्रामीण बैंकों या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य था ग्रामीण और कृषि समुदायों के बैंकिंग सेवाओं और ऋण सुविधाएं प्रदान करना। इन बैंकों ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। इसके बाद बात करें तो ये जो आपका जो केसीसी है, जो कि इस योजना का शुरुआत 1998 में शुरू किया गया था, है ना। तो ये भी आप देखेंगे तो किसानों को उनकी जोत के आधार पर किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता था। तो ये भी एक संस्थागत सुधार ही था। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप याद रख सकते हैं कि बिहार झारखंड की अभ्रक पेटिका पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग तक तथा मुंगेर तक ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा कि बिहार झारखंड की अभ्रक पेटी पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग तथा मुंगेर होती हुई पूरब में भागलपुर जिले तक लगभग 90 मील की लंबाई और 12 से 16 मील की चौड़ाई में ये फैले हुई हैं। ठीक है, अभ्रक पेटी जो है ये वाला झारखंड बिहार के बॉर्डर पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, वे कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है कपड़ा उद्योग। ये भी क्लास 10th के बुक से ये सवाल पूछा गया है। वैसे ही तो बेसिक से सवाल है, ठीक है, लेकिन क्लास 10th के बुक में ही आपको ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बार बार हम कह रहे हैं कि क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ के जाइएगा।
तो यहाँ पे आत्मनिर्भर और जो मूल श्रृंखला की बात हुई है, ऐसा इसे क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सा चीज़ें जब देखेंगे आप, तो जैसे कि कपास है, तो कपास से हमने क्या बनाया? सूत बनाया, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना लिया। इसके बाद फिर सूत से क्या बनाते हैं? सूत से फिर आप वहाँ पर देखेंगे कि हमने कपड़ा बना लिया, तो सूत हमारे लिए हो गया वहाँ पे कच्चा माल, ठीक है। अब कपड़ा बना लिए, अब कपड़ा से फिर हमारे लिए जब अगला स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ से मुझे क्या बना सकते हैं? शर्ट बना सकते हैं, है ना, और भी स्वेटर वगैरह बना सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर फिर से कच्चा माल के रूप में क्या प्रयोग किया जा रहा है? कपड़ा का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं कि कपड़ा उद्योग जो है ये आत्मनिर्भर और मूल श्रृंखला में पूर्ण होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इसका हर एक स्तर पर इसका जो कीमत है, प्राइस है, वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, गेहूं, मटर या फिर एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का है, ठीक है, जो कि जून जुलाई में ये बोया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि गेहूं आप देखेंगे कि रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है, और मटर भी आपका रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है। चलिए खरीफ फसल के उदाहरण में से और अगर ये बात करें तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि धान, ठीक है, धान के अलावा ये जो इंपॉर्टेंट है सोयाबीन, सोयाबीन अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो सोयाबीन याद रखिएगा। सोयाबीन हो गया आपका, अरहर है, तिल है, मूंग है, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? सवाल है कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो ये तो आसान सा सवाल है। जौ, पटसन, कपास, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। गन्ना आप देखेंगे, गन्ना एक ऐसा फसल है जो कि इसका तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कपास फसल की तैयारी देखेंगे कि लगभग 5 से 6 महीने में हो जाता है, जबकि पटसन को तैयार होने में 4 से 5 महीने का समय लगता है, जबकि जौ फसल को 3 से 4 महीने में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे दिए गए विकल्प से कोई भी सही नहीं होगा, ई विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कपास फसल के लिए हमने बताया 5 से 6 महीना, जबकि पटसन के लिए लगता है 4 से 5 महीना, जबकि जौ को 3 से 4 महीना लगता है तैयार होने में, ठीक है। और गन्ना याद रखिएगा ये उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। और गन्ने के उत्पादन के लिए टेम्परेचर जो चाहिए, तापमान चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में चाहिए होता है, जबकि वर्षा जो होता है ये एक 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। गन्ना एक नगदी फसल है, ये भी याद रखिएगा, और इसके लिए दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। गन्ना का उत्पादक राज्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? ये दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो ये तो आसान सा सवाल है, बता सकते हैं। सही आंसर होगा इसका NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत। विकल्प नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। इसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था, ठीक है। क्षमा चाहेंगे यहाँ पे, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1995 हुआ था। 1988 में अधिनियम बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988। ये अधिनियम है 1988 का, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी, ठीक है। चलिए बाकी BRO का याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में हुआ था, ये भी एक बार पूछा गया था सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल है वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 7वें नंबर पे है। सही आंसर हो जाएगा इसका ई विकल्प, ठीक है। याद रखिएगा वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व में पर्यटन में ये 7वें स्थान पर है। अच्छा, याद होगा आप लोगों को कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? खादर, बांगड़, दलदली भूमि, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा खादर। विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा?
सही हो जाएगा। नई मिट्टी को खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, और ये बांगर मिट्टी में एक देखने को मिलता है, खासियत देखने को मिलता है कि उसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका रंग काला होता है और थोड़ा सा ब्राउन कलर के लेकर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। बताना है कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो सभी को पता होगा काली मिट्टी है ना, काली कपासी जो मिट्टी होती है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, काली कपासी मिट्टी जो होती है ये कपास उगाने के लिए आदर्श होती है। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये भी आसान सा सवाल था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौसिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, जो कि खासी पहाड़ी पर स्थित है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे एक सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो भारत में लद्दाख का लेह क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरफ कृषि का नाम दिया गया है। ठीक है, और एक तरफ देश का नाम दिया गया है कि इस देश में जो स्लैश एंड बर्न होता है या फिर स्थानांतरित कृषि होता है, झूम कृषि होता है, उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आसान सवाल है, कई बार आप लोग को हम अपना प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ब्राज़ील को किसने रोका, बार बार मैं कहता हूँ। ठीक है, मैक्सिको मिल्पा हो जाएगा, जबकि वियतनाम रे हो जाएगा और इंडोनेशिया का लदांग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैच कर लीजिए। ए का हो जाएगा आपका 2, तो देखेंगे ए का 2 सी विकल्प में दिख रहा है। ठीक है, बी का 1 ये भी सही है, सी का 4 ये भी सही है और डी का 3 बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था, देखिएगा ध्यान से, कि भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये भी सवाल हमने वहाँ पे जो क्या आप जानते हैं सीरीज वाला में हमने करवाया था वहाँ भी। ठीक है, तो ये किनके द्वारा ये शुरू किया गया था। विनोबा भावे, सुखदेव भुवे, सरदार पटेल, एक सदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा जो सीरीज है वो क्या आप जानते हैं वाला सीरीज जो जाके वो जरूर देखिएगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कब शुरू किया गया था ये आंदोलन, तो याद रखिएगा ये आंदोलन भारत में 1951 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। ठीक है, ये भी क्लास 10th का शायद हमने ये कहा था गलती से वहाँ पे, शायद अब ये मुझे समझ में आया कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। वहाँ हमने कहा था कि सिर्फ उसका क्लिपिंग डाल दिया था और कहा था कि ये से सवाल मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन देखिए इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक लाइन एनसी जो भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ज्योग्राफी बुक में, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे किसी से संबंधित हो, वो सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये सवाल अब कहाँ पूछा जा रहा है आपसे, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। बताइए इस सवाल को यहाँ पूछा गया है ज्योग्राफी में, तो मतलब कह सकते हैं कि जो भी बुक में दिया हुआ है लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चुना पत्थर, सिलिका, अभ्रक, एक्सदिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कुछ टूथपेस्ट में चमक जो होता है ये अभ्रक खनिज के कारण होता है, जिसका पीएच मान आप देखेंगे, सॉरी ये मतलब कह सकते हैं दांत का जो 6 शुरू होता है, ये याद रख सकता हूँ कि इसका पीएच 5.5 से कम होने पर होता है। ठीक है, और टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है लगभग 8 होता है, ये कहना चाहते थे हम यहाँ पे। ठीक है, विकल्प नंबर फिलहाल यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। नेवेली, तालचेर, बरौनी, एक्सदिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है, जो कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास स्थित है ये। ठीक है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में स्थित है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा सी विकल्प। ठीक है, बात करें यहाँ पे नवेली के बारे में, तो ये देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में थर्मल पावर है। ठीक है, जबकि तालचेर जो है ये है उड़ीसा में। ठीक है, ये भी थर्मल पावर ही है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। खालिस्तान भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली इतना के लिए ISO प्रमाणन है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि एनसीईआरटी का बुक उठाइए और जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ से नहीं सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मुझे बोलिएगा।
मतलब है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग क्लास एनसीईआरटी बुक जल्दी से खरीदिए और लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, रट जाइए। ये लाइन आपको दिखा सकते हैं कि ये लाइन एनसीईआरटी बुक से ही उठाया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला चीज़ भी हमने सब कुछ करवा रखा है। वैसे अगर आप लोग नहीं मेहनत करना चाहते तो बस जा करके मेरा वीडियो देखिए, वहाँ पे क्या आप जानते हैं सीरीज वाला, वहाँ पे ये सब चीज़ आपको देखने को कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी हमने कहा था कि पता नहीं इस तरह के सवाल हम इतना ईजी हम क्यों बना रहे हैं। वहाँ पे शायद हमने मेंशन किया था इस चीज़ को कि इतना ईजी सवाल शायद मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन पूछा हुआ है सवाल है। देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए आईएसओ प्रमाणन है। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, याद रखिएगा, और ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हेल के बारे में बात करें, हेल क्या है, ठीक है। तो ये हेल का पूरा नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि एनएचपीसी का पूरा रूप है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। और एनएचपीसी का पूरा स्थापना हुआ था 1975 में, और एनटीपीसी का भी स्थापना 1975 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? यानी कि भारत के प्रमुख 4 महानगरों को जोड़ता है, और ये भी आपको मिल जाएगा क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। देखिए सब विकल्प में कौन सा दिख रहा है? विकल्प नंबर आपको दिखेगा ए विकल्प में, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। इन 4 महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये आया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और ये आई थिंक 2001 में आया था, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत उस समय सरकार के द्वारा 2001 में शुरू की गई थी। उसमें सरकार में कौन थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, भाजपा की सरकार थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? मैंगलोर, कांडला, मुंबई, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। क्या याद रखना है? कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। ये भी याद रखते हुए चलिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा बेंगलोर के बारे में। तो न्यू बेंगलोर बंदरगाह से मुख्यतः लौह एस्क, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन तेल आदि का निर्यात किया जाता है। वही बात करें मुंबई के बारे में, तो मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह का मुख्यतः यहाँ पे सूती एवं ऊनी कपड़े, नमक, मछली, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि वस्तुओं का यहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खालिस्तान निक्षेप के मामले में समृद्ध है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य बताना है कि खनिज और किसके निक्षेप के मामले में समृद्ध है, ये आपको बतानी है। तो कोयला है, सोना है, सिलिकॉन है। तो सोना तो यहाँ मिलता नहीं है, सोना ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पे कोयला हो सकता है या फिर सिलिकॉन हो सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही हो जाएगा कोयला, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में खनिज और कोयला निक्षेप के मामले में समृद्ध है, भरा पूरा हुआ है, ठीक है। भारत में कोयले का कुल भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। वही बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा कि कोयले को काला हीरा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सभी को पता होगा कि पूरे दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु कम उत्पादकता के कारण चावल उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। लेकिन भारत में देखेंगे कि जो क्षेत्र है
जो प्रोडक्शन किया जाता है वो चीन से ज़्यादा भारत के पास है, क्षेत्र ज़्यादा है, ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, मतलब कि बोया जाता है, कृषि की जाती है, लेकिन उत्पादन कम होता है क्योंकि उस तरीके से फसल हमारे यहाँ नहीं होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि वैज्ञानिक वानिकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन कम होता है। क्षेत्र में तो ज़्यादा लगा रहे, ठीक है, क्षेत्र ज़्यादा में लगा रहे, चीन कम लगाता है, लेकिन इसका उत्पादन ज़्यादा है क्योंकि हम इसका तकनीक जो है, टेक्निक है हमसे एडवांस है, ठीक है, सिंपल से ये मेरा कहना है, ठीक है। तो भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन देखेंगे तो पहले नंबर पर है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सॉरी देश कौन सा है, तो ये चीन है, भारत दूसरे नंबर पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर चल रहेगा 27। क्या है सवाल, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी। ये भी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा, क्लास 10 की ही बुक में, ठीक है, 1952, 63, 78। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी और संशोधन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1952, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को कि भारतीय वन नीति 1952 में कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था इसी में, जो कि 33% हम कहते हैं होना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया था कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। गैलिना, क्यूपराइट, बॉक्साइट, एक्सधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम श्वेत रंग की एक धातु है, सिंपल सा चीज़ें हैं, ठीक है। एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व में 5 शीर्ष देश के नाम बात करें तो चीन, रूस, भारत, कनाडा है और एक यूएई है, ठीक है। जबकि गैलेना तो जानते होंगे आप लोग कि शीशा का ही एस्क है, ठीक है। गैलेना सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से वितरित सल्फाइड खनिजों में से एक है, ठीक है। वही बात करें क्यूपराइट के बारे में तो ये तांबे का एस्क है, क्यूपराइट किसका है, तांबे का, जबकि गैलेना किसका है, तो गैलेना शीशा का है। चलिए अगला सवाल, ये भी मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी बुक में कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन, अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोबी मरुस्थल ये चीन में स्थित है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में ये फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल ही है, ठीक है, जबकि सहारा मरुस्थल जो है ना ये विश्व का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल है सीन नदी, सीन नदी किस नहर से होकर, सॉरी फिर से सवाल सुनिएगा, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, लंदन, पेरिस या रोम। सही आंसर हो जाएगा पेरिस, ठीक है। सीन नदी जो है ना ये पेरिस शहर से होकर के बहती है, ठीक है। सीन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर, ठीक है, और ये फ्रांस की राजधानी भी है, ठीक है, और ये अपना सौंदर्य प्रसाधन के लिए जाना जाता है, ठीक है। रोम के बारे में बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे रोम जो कि इटली की राजधानी है तो ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और लंदन के बारे में बात करें, ठीक है, तो लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है, ठीक। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन है, भारत, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक भारत है, ठीक है। विश्व का प्रमुख उत्पादक पटसन उत्पादक देश में से बात करें तो भारत, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड है, ठीक है। भारत में प्रथम जूट मिल कब लगाया गया था, याद होगा रिश्ता में लगाया गया था ना, कब, 1855 में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए। चलिए आगे है, अच्छा ये तो आप लोग जानते होंगे ना कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है ना। चलिए आगे है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे बिहार में लौह अयस्क उपलब्ध विकल्पों के अनुसार नहीं है, यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जबकि मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिमालय, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। ये भी याद रखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिक खोज के लिए प्रसिद्ध है और अनेक देशों ने यहाँ अपनी शोधशालाएं स्थापित की है, अतः इसकी विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है या उपमा दी जाती है, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं ये शोधशालाएं हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि
दक्षिण गंगोत्री ये अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे बाद में बर्फ़ में ये दब जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है, या फिर बंद कर दिया गया यहाँ पे एक्चुअली में, क्योंकि ये बर्फ़ में दब गया था जिस वजह से ये बंद हो गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 34 नंबर। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और ये पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। वहीं बात करें नील नदी के बारे में तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये मिस्र की कह सकते देन भी कह सकते हैं। मिस्र को नील नदी के देन भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं बात करें मिसिसिपी के बारे में तो मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर राज्य द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है देखिए, जो कि क्लास 10th के NCERT बुक से ही पूछा गया है। सवाल है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। क्या निहित है? पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास, विश्व शांति, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा डी विकल्प, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स पढ़ना है तो मेरा सीरीज देखिए, क्या आप जानते हैं वाला सीरीज, जो कि क्लास 10th का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में कवर किया है, उसमें हमने डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा चीन। याद रखिएगा विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश चीन है, जबकि याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चावल, रेशम वस्त्र और सीमेंट का उत्पादन भी चीन करता है, ठीक है। विकल्प नंबर फिलहाल यहाँ पे सी सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र, अंकलेश्वर, गुजरात, नगांव, गुजरात, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। याद रखिएगा डिगबोई जो कि असम में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहाँ 1889 में तेल की खोज हुई थी और 1901 में एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी स्थापित की गई थी, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे ई सही होगा। अगला सवाल पूछा गया था, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताना है कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चीन विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है, ठीक है। विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल, जो कि ज्योग्राफी का आखिरी सवाल रहेगा सेट का। सवाल पूछा गया कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी क्लास 10th के बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सवाल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था 40 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट में हम लोग क्लास 11 to 12 के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। TRE 1 में देखिएगा ध्यान से, TRE 1 में ठीक है TRE 1 में 6 to 8 का एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। 9 to 10 का हमने एनालिसिस अभी किया है, जबकि 11-12 को हम लोग नेक्स्ट में इसको एनालिसिस करेंगे। इसके बाद फिर TRE 2 में फिर क्लास 6 to 8 का भी देखेंगे, 9 to 10 का भी देखेंगे, 11-12 का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का ज्योग्राफी का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर इसका PDF अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें इकोनॉमिक्स बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, मैच कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल लगेगा जैसे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी हम यहाँ पे बना पा रहे हैं, ठीक है। उसी का क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर देखिएगा और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर।